Good morning, students. We had already discussed about the Mughal Empire. In the Mughal Empire, different type of the topics are discussed. First topic is who were the Mughals, Mughals military campaigns, Mughal traditions of succession, Mughal relations with other rulers, Mansabdars and Jagirdars, Jabt and Jamindars, Akbarnama and the आईने अकबरी, अकबर्स पॉलिसीज़ जिसमें सुलह कूल हमने पढ़ा था, नूरजहां इन जहांगीर्स कोर्ट, ये सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17th सेंचुरी का मुग़ल एम्पायर और उसके बाद का जो एम्पायर था वो अभी हम डिस्कस करेंगे। Mughal Empire in the 17th century and after. The administrative and the military efficiency of the Mughal Empire led to great economy and commercial prosperity. जो मुग़ल एम्पायर था उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे और जो मिलिट्री एफिशिएंसीज थी, एफिशिएंसीज मतलब उनके कार्य करने का जो ढंग था वो कितने एफिशिएंट थे उसमें, एक तो प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा मिलिट्री एफिशिएंसी जो थी, उन्होंने इकोनॉमिक में और कमर्शियल जो प्रॉस्पेरिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा उनको इंक्रीज कर लिया था। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे उन्होंने जो इंडिया की जो लैंड थी उसको फेबर लैंड ऑफ द वेल्थ कहा है, मतलब जो बहुत ही धनी, जो अच्छी, जो वेल्दी प्रोस्पर्स जो लैंड होती है उसको इंडिया की लैंड को कहा है। बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो अपील्ड एज द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्ट साइड बाई साइड विद ए ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस। लेकिन उन्हीं विजिटर्स ने, जो वही सेम जो विजिटर्स थे, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे, उन्हीं विजिटर्स ने जो स्टेट की जो पॉवर्टी थी उसको जब देखा, स्टेट की जो पॉवर्टी थी उसको देख के, और ये भी कहा है कि ये किस तरह का स्टेट है, मतलब उसको आश्चर्यचकित होने वाले तरीके से उसको देखा है। द एग्जिस्ट साइड बाई साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑफ, उसमें बहुत सारे जो वेल्दी, ग्रेट वेल्दी जो पीपल थे, जो वेल्दी पीपल थे, उनके लिए उनकी इनइक्वालिटीज़ जो थी, इनइक्वालिटीज़ वर ग्रेलिंग, उनकी जो असमानताएं जो थी वो बिल्कुल साफ साफ तरीके से झलक रही थी, दिखाई दे रही थी कि स्टेट में जो वेल्दी पीपल थे, जो ग्रेट वेल्दी पीपल थे, वो किस तरह से दूसरे जो लोग थे उनके साथ इनइक्वालिटीज़ करते थे, असमानताएं करते थे। Documents from the 12th year of the Shahjahan, the region inform us that the highest ranking Mansabdars were only 455 in number out of a total of 8,000। जो 12th सेंचुरी थी उसमें शाहजहां के रीजन में, ये शाहजहां के रीजन का टाइम है, उसमें जो हाईएस्ट रैंकिंग थी मनसबदार की वो सिर्फ 445 थी, और जो टोटल नंबर ऑफ कितने थे 8,000 मनसबदारों में से 445 जो मनसबदार थे उनकी हाईएस्ट रैंकिंग थी। दिस स्मॉल नंबर a mere 5.6% of a total number of the mansabdar received 61.5% of a total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers। एक बहुत ही कम रेशो, स्मॉल नंबर मतलब कम रेशो मीन्स 5.6% जो रेशो था, जो टोटल नंबर ऑफ द मनसबदार्स का था, जो टोटल नंबर ऑफ द मनसबदार का जो रेशो था उसका बहुत ही छोटा रेशो जो 5.6% था, वो जो रेवेन्यू था उसका 61.5% एज ए सैलरी के रूप में लेते थे फॉर देमसेल्फ एंड देयर ट्रूपर्स। जो उनके ट्रूपर्स होते थे, जो सवार होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, उनको रेवेन्यू में से ही सैलरी दी जाती थी और वो
टोटल रेवेन्यू का इतना परसेंट पार्ट लेते थे। मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार्स स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। जो मुग़ल एम्परर्स थे और उनके मनसबदार्स थे, वो गुड्स में अपनी सैलरी की बहुत बड़ा पार्ट, अपनी सैलरी का बड़ा पार्ट उन सामानों के लिए इन्वेस्ट कर देते थे, अपनी इनकम का खर्च कर देते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड आर्टिसंस एंड द पीजेंट्री। और ये जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा करते थे मुगल्स और मनसबदार्स, उनका जो खर्च होता था वो आर्टिसियंस और जो पीजेंट्री होते थे, जो किसान होते थे और जो आर्टिसंस होते थे, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता था उस खर्चे से। हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, क्योंकि वो गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और कुछ गुड्स की सप्लाई करते थे, कुछ सामान जो थे उसकी सप्लाई करते थे और बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस करते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर द इन्वेस्टमेंट in the hands of a primary producers। लेकिन कहता है कि रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम आने लग गया था, बहुत ही कम आने लग गया था फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते थे उनके हाथ बहुत ही कम लग पाता था। द पीजेंट्स एंड द आर्टिसियन, जो पीजेंट्स और आर्टिसियंस होते थे वो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में ही आते थे। द poorest among them the lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in the additional resources, tools and supplies to increase productivity। जो पुअर पीपल थे उनके लिए सिर्फ इतना ही बच पाता था कि सिर्फ वो खा पाते थे, उतना ही उनके लिए बच पाता था। कई बार कहते हैं कि जो ट्रूप्स और सप्लाईज जो होती थी उनके लिए भी खर्च करने के लिए, उनमें भी इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते थे, क्योंकि वो उनमें इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास बहुत ही कम प्रोड्यूस होता था। द वेल्दियर पीजेंट्री एंड द आर्टिसन ग्रुप, द मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स प्रॉफिटेड इन हिज इकोनॉमिक वर्क। जो वेल्दियर पीजेंट्री थे जिनके पास बहुत धन था, जो आर्टिसन ग्रुप थे, जो मर्चेंट्स थे, कुछ बैंकर्स थे, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मर्चेंट्स, आर्टिसन का जो ग्रुप था, वेल्दी पीजेंट्री थी और बैंकर्स थे, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था। द एनोमरियस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ द पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। जो 17th सेंचुरी थी उसमें जो मुग़ल एलाइट थे, मुग़ल एलाइट मतलब जो मुग़लों के ही जो रिलेटिव थे, जो वेल्दी पीपल थे, जो एक वेल्दी ग्रुप था जिसको कुलीन वर्ग कहा गया था, जो मुग़लों के ही रिलेशन से थे, जो मुग़ल एलाइट थे वो वेल्दी और जो उनके पास बहुत सारा धन था, जो मेन रिसोर्सेज होते थे, उन सभी रिसोर्सेज की कमांड इन्हीं वेल्दी पीपल्स के पास होती थी, मुग़ल एलाइट्स के पास होती थी। एज द अथॉरिटी ऑफ मुग़ल एम्परर स्लोली डिक्लाइन, लेकिन जो मुग़ल एम्परर था, मुग़ल एम्पायर जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि हिज सर्वेंट्स emerged एज ए पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन्स, क्योंकि उनके जो सर्वेंट्स थे वो उन्होंने अपने पावरफुल सेंटर्स या अपना रीजन अलग से बना लिया था, क्योंकि उनके पास पावर थी, अथॉरिटी थी उनके पास, इसलिए उन्होंने अपने नए जो सेंटर्स थे वो अमर्ज कर लिए। दे कॉन्स्टिट्यूट न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ द प्रोविंस लाइक हैदराबाद एंड अवध। उन्होंने अपनी नई डायनेस्टीज को शुरू कर लिया, नई प्रोविंस को शुरू कर लिया। कुछ प्रोविंस जैसे हैदराबाद और स्टेट, प्रोविंस मीन्स स्टेट, जैसे हैदराबाद और अवध जो बड़े थे, और उन्होंने उन दोनों बड़ी प्रोविंस में अपने न्यू डायनेस्टीज अमर्ज कर ली। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुग़ल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर, हालांकि वो दिल्ली के जो एम्परर थे उन्हीं को ही अपना मास्टर मानते थे, उन्हीं को ही अपना स्वामी मानते थे। बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंस
provinces of the empire had consolidated their independent political identities. We will read more about them in the chapter 10. लेकिन वो उन्हीं को ही, जो दिल्ली के जो एम्परर थे उन्हीं को ही अपना मास्टर मानते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में जो प्रोविंसेस थे वो इंडिपेंडेंट हो गए। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो कंडीशन थी वो इंडिपेंडेंट कर ली, वो अपने आप में स्वतंत्र हो गए। वो चाहते थे कि वो किसी के दबाव में ना रहें, तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए। वो अपनी एक अलग से पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपनी बनाना चाहते थे, और इस चीज़ के बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ मुग़ल एम्परर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो मुग़ल एम्परर था, फर्स्ट मुग़ल एम्परर वो थे बाबर, जिन्होंने इंडिया में अपनी सेटलमेंट की थी, जो 1526 में आए थे। 1540 तक उन्होंने शासन किया था। सेकंड जो रूलर थे बाबर के बाद आए थे हुमायूं। इन्होंने 1530 से और 1540 तक रूल किया था, लेकिन बीच में शेर खान आ गए थे, और शेर खान के बाद दोबारा से इन्होंने 1555 से और 1556 तक दोबारा से इन्होंने रूल किया था। पहली बार इस टाइम पे और दूसरी बार 1555 से 1566 तक। जो थर्ड रूलर थे वो थे अकबर जो थे उन्होंने 1556 से लगा के और 1605 तक रूल किया था। 1566 से लगा के और 1605 तक रूल किया था। अकबर हैं, अकबर के बाद फोर्थ नंबर पे इनके जो बेटे थे वो आए थे, जिनका नाम था जहांगीर। और जहांगीर जो थे उन्होंने 1605 से 1627 तक रूल किया था। जहांगीर के बाद जो फिफ्थ नंबर पे आए थे शाहजहां। और शाहजहां जो थे उन्होंने 1627 से 1658 तक रूल किया था। 6 नंबर पे थे औरंगजेब। और औरंगजेब जो थे उन्होंने 1658 से लगा के और 1707 तक रूल किया था। 1707 में वो मर गए थे। और जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे वो थे बहादुर शाह जफ़र। ये लास्ट मुग़ल रूलर थे, लेकिन ये इनकी डायनेस्टी के नहीं थे, इसलिए इनको इनके जो मुग़ल एम्परर थे उनमें नहीं जोड़ा जाता है। जो पहले जो थे सबसे पहले थे बाबर। और बाबर के बाद आए थे हुमायूं। हुमायूं के बाद थे अकबर। और अकबर के बाद थे जहांगीर। और जहांगीर के बाद थे शाहजहां। शाहजहां के बाद थे औरंगजेब। लेकिन बहादुर शाह जफ़र जो थे वो इनकी डायनेस्टी के नहीं थे। औरंगजेब का ये सेनापति था बहादुर शाह जफ़र, और सेनापति होने के नाते इन्होंने औरंगजेब के बाद कमान संभाल ली थी, इसलिए औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ़र ने रूल किया था, लेकिन ये इनकी डायनेस्टी के नहीं थे, इसलिए लास्ट मुग़ल एम्परर जो है वो औरंगजेब को ही माना जाता है। हम एक एक करके इनकी डिटेल को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हैं बाबर, ये आपकी बुक में भी दिया है। सबसे पहले है बाबर जो थे उन्होंने 1526 से और 1530 तक रूल किया था उन्होंने। सॉरी, मैंने उसमें 1540 लिखा था, 30 तक उन्होंने रूल किया था। तो 1526 में उन्होंने जो इब्राहिम लोदी थे और अफ़गान सपोर्टर्स थे उनको पानीपत में डिफीट किया था। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें हरा दिया था इब्राहिम लोदी और अफ़गान सपोर्टर्स थे उनको।
1527 में डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर एंड अलाइसिस एट खानवा। 1527 में मतलब 1527 में जो राणा सांगा थे और राजपूत रूलर थे और उनके जो अलाइसिस थे खानवा में उनको दोनों को हरा दिया था, राजपूत रूलर्स को और राणा सांगा। 1528 में डिफीटेड एट द राजपूत्स एट द चंदेरी। 1528 में चंदेरी में राजपूत्स को हरा दिया था और उन्होंने दिल्ली और आगरा पर मरने से पहले ही अपना रूल, अपना कंट्रोल कर लिया था और अपना रूल जो था वो इस्टेब्लिश कर लिया था। बाबर के बाद था हुमायूं। हुमायूं जो थे उन्होंने डिवाइडेड इज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू विल देयर फादर। अपनी फादर की इच्छा के अकॉर्डिंग हुमायूं ने अपना जो साम्राज्य था, अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने सभी भाइयों में बांट दी थी। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन ए प्रोविंस, और हर भाई को, हर ब्रदर को एक प्रोविंस मिली थी। प्रोविंस मीन्स स्टेट, एक स्टेट मिला था हर एक भाई को। द एमिटेशंस ऑफ द ब्रदर्स मिर्जा कारम वीकेंड द हुमायूंस कोज अगेंस्ट द अफगान कॉम्पिटिटर्स। लेकिन जो इनका ब्रदर था मिर्जा कारमान, उनकी कमी की वजह से, उनकी कमजोरी की वजह से जो अफ़गान के कॉम्पिटिटर्स थे उनसे हुमायूं हार गए थे। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539 एंड कन्नौज 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्लीट टू ईरान। शेर खान ने हुमायूं को चौसा की लड़ाई में 1539 में और खनवा की लड़ाई में कन्नौज में 1540 में हरा दिया था और हारने के बाद वो ईरान चले गए थे। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफविद शाह। ही कैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर द एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग। लेकिन हुमायूं ने वहाँ जाके जो सफविद शाह थे उनसे हेल्प मांगी। सफविद शाह जो थे वो ईरान पे रूल करते थे, उनसे हेल्प मांगी और उन्होंने दिल्ली को 1555 में कैप्चर कर लिया नेक्स्ट ईयर, और लेकिन बाद में वो उसी बिल्डिंग में गिर के मर गए थे। उसके बाद था अकबर। अकबर जब 13 ईयर के थे तभी उन्होंने अपनी सत्ता को संभाल लिया था। रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, लेकिन उनका जो रीजन था वो 3 पीरियड्स में बटा हुआ था। फर्स्ट जो पीरियड था 1566 से 1570 तक था। सेकंड जो था वो 1570 से 1585 तक था और थर्ड जो पीरियड था वो 1585 से 1605 तक था। फर्स्ट जो पीरियड था 1556 टू 1570 का, उसमें अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। उसमें अकबर जो थे, अकबर को जिन्होंने पाला पोसा था वो थे बैरम खान और कुछ उनके जो मेंबर्स थे, जो डोमेस्टिक स्टाफ के लोग थे, उन्होंने ही उसको पाला पोसा था और उनसे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। अकबर इंडिपेंडेंट हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे इनसे, बैरम खान से, और डोमेस्टिक स्टाफ के मेंबर्स थे उनसे। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड टू सरप्रेस ऑफ टू रिवोल्ट हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड द उज्बेक्स। उन्होंने, जो अकबर थे, उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दिए। सूरी के खिलाफ़ किए थे, जो अफ़गान रूलर था, सूरी के खिलाफ़ किए थे, और दूसरे जो अफ़गान रूलर्स थे उनके भी अगेंस्ट किया था। जो नेबरिंग किंगडम्स के जो लोग थे, जैसे मालवा के और गोंडवाना के, उनके अगेंस्ट भी उन्होंने मिलिट्री कैंपेन शुरू किए थे। और उनके जो ब्रदर थे, हाफ ब्रदर जो थे, वो कजन ब्रदर थे इसके, हाकिम, मिर्जा हाकिम एंड उज्बेक्स, उनके साथ भी इन्होंने मिलिट्री कैंपेन शुरू किए थे।
इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ द चित्तौर, 1568 में जो सिसोदिया लोग थे उनकी कैपिटल थी चित्तौर, वर चेंज्ड एंड 1569 रणथंभौर। तो उनको भी 1569 में रणथंभौर को, चित्तौर को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। 1570 से 1585 तक ये उनका सेकंड टाइम पीरियड था। इसमें भी उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन शुरू किए थे। गुजरात जो था एंड वर फॉलोड बाय द कैंपेन्स इन द ईस्ट, इन बिहार, ईस्ट में बिहार, बंगाल और बंगाल एंड ओडिशा। दीज कैंपेन्स वर completed by the 1579 to 1580 रिवोल्ट स्पोर्ट टू मिर्जा हाकिम। और ये उन्होंने बहुत सारे कैंपेन किए, जैसे गुजरात में किए, ईस्ट की साइड जो थी उसमें बिहार तक, बंगाल और उड़ीसा तक। इस तरह से उन्होंने लगातार बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन शुरू किए। और बाद में जो मिर्जा हाकिम थे 1570 से और 1580, वो उनके विरुद्ध भी उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किए। 1585 से 1605 एक्सपेंशन ऑफ द अकबर्स एम्पायर, campaigning were launched in the northwest. Kandahar was changed from the Safavid, Kashmir were annexed and also Kabul after the death of Mirza Hakim। वो कहते हैं कि उन्होंने जो अकबर का जो रीजन था, अकबर का जो एम्पायर था, वो 1585 से 1605 के बीच में अच्छे से एक्सपेंशन होना शुरू हो गया था, अच्छे से फैल गया था। कैंपेनिंग जो था वो नॉर्थ वेस्ट से लॉन्च किया था उन्होंने। कंधार जो था उसको सिंच कर लिया था फ्रॉम द सफ़ेविद से, और कश्मीर को अनेक्स्ट कर लिया था। एंड काबुल एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम की डेथ के बाद काबुल पर भी उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, उसको भी अपने ही साम्राज्य में मिला लिया था। और मिर्जा हाकिम जो थे वो काबुल के ही रूलर थे, जो इसके सौतेले भाई थे। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरर, खानदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर। उनका जो कैंपेन था वो डेक्कन से स्टार्ट हुआ था, डेक्कन से बेरर और खानदेश और अहमदनगर का पार्ट भी उसमें शामिल था। इन द लास्ट ईयर ऑफ द रीजन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबिलियन ऑफ द प्रिंस सलीम एंड द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। जो अकबर थे उनके बेटे का नाम था जहांगीर, लेकिन वो जहांगीर बाद में नाम पड़ा था। उनका जो चाइल्डहुड नेम था वो था सलीम। अकबर के बेटे का नाम चाइल्डहुड नेम सलीम था। तो जो राजकुमार सलीम थे उनकी वजह से जो फ्यूचर में जहांगीर बने थे, जो बाद में एम्परर भी बने थे, तो उनकी वजह से उनको सत्ता में थोड़ी सी मार खानी पड़ गई थी, वो पीछे हटने लग गए थे। उसके बाद बारी आती है जहांगीर की। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक रूल किया था। मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्टेड बाय द अकबर कंटिन्यू। उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स अकबर वाला ही जो था वो कंटिन्यू किया था, आगे बढ़ाते गए थे। द सिसोदिया रूलर ऑफ द बेवर अमर सिंह एक्सेप्टेड द मुगल सर्विसेज। जो सिसोदिया रूलर थे बेवर के, जिनका नाम था अमर सिंह, उन्होंने भी जो मुगल सर्विस थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख एंड द अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। जब उन्होंने सिख, अहोम्स और अहमदनगर के लिए भी कैंपेन शुरू किया, जिसमें उनको कम सक्सेस मिली थी, वो कम ही सफल हो पाए थे। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबल इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन। द इफेक्ट ऑफ द नूरजहां जहांगीर्स वाइफ टू मैरिलाइज हिम वर द अनसक्सेसफुल। जो प्रिंस खुर्रम थे, प्रिंस खुर्रम जो थे वो जहांगीर के बेटे का नाम था, लेकिन खुर्रम जो था उनका चाइल्डहुड नेम था। बाद में ये खुर्रम जो थे वो ही जहांगीर बन गए थे। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां। जो खुर्रम जो थे ये बाद में शाहजहां बन गए थे, सॉरी, प्रिंस खुर्रम जो थे यही शाहजहां बन गए थे, और जहांगीर का बेटा था खुर्रम। तो इनकी लास्ट ईयर में इनका जो रीजन था वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो खुर्रम जो थे उन्होंने भी नूरजहां से शादी कर ली थी, और नूरजहां ने उनको मार्जिनलाइजेशन की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था। मतलब उनकी वजह से वो थोड़ा अनसक्सेस हो गए थे। आगे थे शाहजहां।
शाहजहां जो थे उन्होंने 1627 से 1658 तक रूल किया था। उन्होंने भी बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन शुरू किए थे दक्कन में। और अफ़गान नोबल्स खान जहां लोदी जो थे उन्होंने रिबेलियन की और वो बाद में हार गए थे। कैंपेन्स जो थे वो अहमदनगर के अगेंस्ट भी हुए थे। बुंदेल्स और डिफीटेड वर अगेंस्ट द अहमदनगर। ओरछा सीज्ड, और ओरछा जो था अहमदनगर जो था उसके लिए भी, उसके अगेंस्ट भी लड़ाई हुई थी, रिबल हुई थी। और जो ओरछा जो थे उसको भी सीज कर लिया था। ओरछा एक इलाके का, रीजन का ही नाम था, एक एरिया का ही नाम था जिसको अपने कब्जे में कर लिया गया था। जो बुंदेल्स जो थे वो उस टाइम पे हार गए थे। और नॉर्थ वेस्ट में भी कैंपेन शुरू किया गया जिसमें जो बल्लाख थे उज्बेक से, उनको भी सीज कर लिया गया था। और अनसक्सेसफुल एंड द कांधार वॉज लॉस्ट ऑफ द सफ़ाविद, और जो कांधार जो थे वो भी सफ़ाविद जो लोग थे उनके हाथों में चला गया था। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली अनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्स यूज्ड फॉर पीस। लेकिन बाद में जो बीजापुर था, बीजापुर की जो सेनाएं जो थी उन्होंने पीस के लिए, शांति के लिए उन्होंने निवेदन किया था कि हम शांति चाहते हैं। और अहमदनगर जो था वो मुग़लों के कब्ज़ों में चला गया था, नेक्स्ट कर लिया था मुग़लों ने। उसके बाद 1656 से 1655 तक जो शाहजहां के जो बेटे थे, जो उनके बेटे थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी। औरंगजेब जो थे उन्होंने 3 ब्रदर्स इंक्लूड द दारासिको जो था वो भी औरंगजेब का जो भाई था। और दारासिको के समेत उन्होंने अपने तीनों भाइयों को मार दिया था। एंड शाहजहां वॉज इम्प्रिजन, और शाहजहां को लाइफ उम्र जेल में आगरा की जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद थे औरंगजेब जो थे उन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया था। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में होम्स को हराया था 1663 में, और रिबल्ड अगेंस्ट द 1860, और बहुत सारी लड़ाइयाँ की थी। कैंपेन्स जो था नॉर्थ वेस्ट के अगेंस्ट भी, नॉर्थ वेस्ट जो था उसके अगेंस्ट भी किया था। यूसुफजई जो थे और सिख, और दूसरी टेम्परेरी सक्सेसफुल, इनको टेम्परेरी सक्सेसफुल मिली थी, अच्छी तरह से सफलता दोनों को नहीं मिल पाई थी। मुग़ल इन्वेंशंस इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौड़ राजपूत ऑफ द मेवार लीड टू देयर रिबेलियन। जो राठौड़ राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने बहुत सारी रिबेलियंस की थी, बहुत सारे कैंपेन शुरू किए थे। मराठास के चीफ्टेन थे शिवाजी, वो भी सक्सेस हो गए थे। बट औरंगजेब इंसल्ट द शिवाजी, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट की थी। हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग, वो आगरा चले गए थे और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंग जो थे उसकी घोषणा कर दी थी। एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स, और मुग़लों के खिलाफ उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिए थे। जो प्रिंस अकबर थे, औरंगजेब के जो बेटे थे उनका नाम था अकबर, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि सेकंड बहादुर शाह जफ़र, सेकंड अकबर। तो ये सेकंड अकबर जो थे ये औरंगजेब के ही बेटे थे। एक तो अकबर थे पहले जिन्होंने 1566 से 65 तक रूल किया था, लेकिन यहाँ जो अकबर हैं ये औरंगजेब के बेटे हैं। उन्होंने भी रिबेलियन जो थी वो स्टार्ट रखी थी, और मराठाज और डेक्कन सल्तनत ही फाइनली फ्लीड टू द सफ़ीद ईरान, और बाद में वो हार गए थे अकबर, और बाद में वो सफ़ीद ईरान चले गए थे, जो ईरान था वहाँ चले गए थे। अकबर जो थे उन्होंने रिबेलियन औरंगजेब सेंट, अकबर ने जो रिबेलियन की थी उसके बाद औरंगजेब जो थे उन्होंने जो डेक्कन थे, डेक्कन के जो रूलर्स थे सल्तनत में, वहाँ अपनी सेनाएं भेज दी थी। बीजापुर को 1685 में एनेक्स्ट कर लिया था, और गोलकुंडा जो था उसको 1687 में एनेक्स्ट कर लिया गया था। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज द कैंपेन्स, औरंगजेब ने पर्सनली कैंपेन्स को मैनेज किया डेक्कन में, और अगेंस्ट द मराठाज, और जो मराठाओं के अगेंस्ट द हु स्टार्टेड गोरिल्ला वॉरफेयर, और उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया। गोरिल्ला वॉरफेयर जो थे वो छुप के वॉर करते थे, जो पीछे से वॉर करके और लोगों को मार देते थे, तो इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया था। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख,
औरंगजेब जो थे उन्होंने बहुत सारी रिबिलियन का सामना करना पड़ा नॉर्थ में, जैसे सिख थे, जाट थे या सतनामी थे। इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द अहोम्स एंड द डेक्कन ऑफ द मराठाज, नॉर्थ ईस्ट में अहोम और डेक्कन में मराठाज, इनसे भी उन्होंने रिबेलियन की थी। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन्स, और लेकिन बाद में उनके मरने के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनका सक्सेशन था, उनके लिए उनके जो बेटे थे उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी, आपस में लड़ाइयाँ उनकी शुरू हो गई थी। Student, this is enough for the today's lecture. You must go throughout the chapter once again yourself for better understanding. At the end of the chapter, I will provide you PDF for keywords, question answer, extra questions वगैरह, और स्कूल वेबसाइट पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो स्कूल की वेबसाइट है वो है www.srikrishnapublicschool.in। ये स्कूल की वेबसाइट है जिस पे आपको PDF मिल जाएगी। ये स्कूल की वेबसाइट है जिस पे आपको PDF मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको एक बुक एक्सरसाइज की PDF भेजी थी, वो PDF वाले जितने भी एक्सरसाइज थी वो सारी आपको बेटा फेयर नोटबुक में नहीं करनी है, ओनली एंड ओनली डू इन बुक। सारी की सारी आप सिर्फ बुक में फिल करोगे, बुक एक्सरसाइज को कॉपी में नहीं करोगे। थैंक यू।